गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। पिछले दो वीडियो कंटिन्यू डाले थे, उसमें आप लोगों को बताया गया था कि देखिए, पहला बात बताए थे जैसे इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा। तो पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था भारत का नामकरण से, ठीक है। भारत के नामकरण से बताया था, जैसे 5 तरह के नाम बताए थे, जम्बू द्वीप, भारत वर्ष, आर्यखंड, ठीक है ना। तो ये सब नाम को क्यों बोला गया था, क्यों जाना गया था, तो ये सब बातें बता दिए थे। तो पहला टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा था वो मैंने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? भारत का नामकरण, ठीक है ना। तो आप लोग पीछे से रिकॉल करते जाइएगा एक बार फिर से दोबारा से, ठीक है ना, ताकि कुछ दिन तक याद रहे, ठीक है। आगे चलिए, दूसरा टॉपिक मैंने क्या पढ़ा, तो भारत की अवस्थिति और विस्तार पढ़ा। दूसरा टॉपिक मैंने क्या पढ़ा, तो भारत की अवस्थिति और विस्तार, जिसमें हमने देखा कि अक्षांश रेखा कहाँ से कहाँ के बीच भारत का बाउंड्री सीमा है, देशांतर रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ समाप्त होती है, ये दोनों को मैंने देखा। तो ये अक्षांश और देशांतर को देखते हैं तो अवस्थिति और विस्तार भारत का कहाँ कहाँ तक है वो पता चल जाता है हम लोगों का, कि कितना डिग्री से कितना डिग्री तक है अक्षांश रेखा का विस्तार, देशांतर रेखा का विस्तार कितना डिग्री से कितना डिग्री तक है। उसके बाद मैंने तीसरा टॉपिक जो पढ़ा था वो भारतीय भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमाएं पढ़ा था। भारतीय भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमाएं का अर्थ है कि कहाँ तक मेरा भारत का भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा है। तो इसको मैंने दो पार्टों में बांट करके पढ़ा था। एक पढ़ा था ऊपरी वाला पार्ट जो स्थलीय सीमा है, जो आप लोगों का मैप देखिएगा ऊपर से स्थलीय सीमा है, ठीक है ना। तो स्थलीय सीमा में 7 देश पड़ोसी देश लगे हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन है, अगर शुरू से स्टार्ट कीजिएगा ये साइड गुजरात वाला तो हिस्सा से, ऐसे आप लोग को समझाने में दिक्कत हो रहा है, मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि एक मैप यहाँ रखूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। मैप ही से सब चीज पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसे मैं देखूं तो ये वाला मैप देखूं, ठीक है ना। तो ये वाला मैप जो गुजरात वाला पोर्शन स्टार्ट होता है तो वो लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर उसके बाद आपका देखते हैं तो नेपाल वाला है सीमा, फिर आपका ये भूटान वाला है, फिर म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है ना। तो ये सब सीमा लगे हुए 7 देशों का सीमा लगा हुआ है, जिसके बारे में मैंने जानकारी ले ली थी कि कौन कौन कितना सीमा लगा हुआ है और कौन लाइन बोला जाता है, रेखा का नाम क्या है, ये सब भी मैंने देख लिया था। उसके बाद जलीय सीमा देखा था। तो जलीय सीमा मैंने देखा था, तो जलीय सीमा में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बांट करके 9 राज्यों की सीमा जलीय सीमा से लग रही थी। तो इसको भी मैंने देख लिया था कि पश्चिमी घाट से 5 सीमाएं कौन कौन है, जैसे गुजरात है, फिर ऊपर से देखे तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर छोटा सा एक गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है और फिर केरल है। अगर पूर्वी सीमा में देखा जाए तो ऊपर से हम अगर देखना स्टार्ट करते हैं तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। 4 इधर से राज्य हो गए, 5 इधर से, 9 राज्य हो गए, ठीक है ना। तो ये जलीय सीमा हो गया और स्थलीय सीमा हम लोग देख लिए। तो भारत का ये भौगोलिक और राजनीतिक सीमा मैंने देख लिया, जो टॉपिक आगे क्लियर किया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा तटीय रेखा वाला राज्य सबसे ज्यादा सीमा लगता है। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला दिया था गुआतम का। क्या दिया था? गुआतम, मतलब पहला सबसे ज्यादा सीमा रखने वाला जो जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है वो गुजरात है। आज से आंध्र प्रदेश हो गया, तब से तमिलनाडु हो गया और वहां से महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। इतना बातें मैंने पीछे वाला टॉपिक में जो 2 वीडियो डाला गया है उसको मैंने पढ़ा दिया था। जो ये तीसरा वीडियो देख रहे होंगे डायरेक्ट, तो पहले जाकर के 2 वीडियो देखें। इंडियन इंट्रोडक्शन में इंडिया का जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी केवल इंडिया का परिचय दे रहे हैं। परिचय का मतलब जिससे मान लीजिए कोई व्यक्ति का नाम पता पूछा जाता है, बस वैसा ही बता रहे हैं इंडिया का। बाकी आपको हर एक टॉपिक को इंडिया को बारी बारी से बताया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इतना पढ़ते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये इंडिया है, ठीक है ना। आज हम जो पड़ोसी देश ऊपर वाला सीमा देख लिए, 7 देशों के साथ जो सीमा बना रहा था, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा थोड़ी जानकारी देख लिए। अब हम चलेंगे कि 2 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाती है। जो भारत के साथ कैसा सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। जैसे देखिए, ये भारत है, छोटा सा मैप बनाए हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए था लेकिन छोटा बना दिए, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ श्रीलंका है। तो श्रीलंका जो है
यहाँ भारत के साथ देखिए तो एक जल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो ये जल मार्ग जो गुजरती है भारत और श्रीलंका के जल मार्ग, उसको क्या बोलते हैं? पाक जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम क्या है? पाक जल संधि। ठीक है ना। कुछ लोग कंफ्यूज होकर के पाक वाला पाकिस्तान के रिलेशन से देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं समझना है। आपको ध्यान से याद करना है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि अवस्थित है उसको हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये श्रीलंका के इस वाला साइड में, यानी कहे तो नॉर्थ और ईस्ट वाला साइड में देखे तो पाक की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? एक खाड़ी है, उसका नाम है पाक की खाड़ी। ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में अगर देखा जाए तो इसको नाम है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है, उसका नाम क्या है? पाक जल संधि। ठीक है। लेकिन ये ऊपर में एक खाड़ी है, उसका नाम है पाक की खाड़ी, लेकिन नीचे में एक खाड़ी है, उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। ठीक है ना। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो तीन मुद्दे हैं, जो जल है, खाड़ी है, तो मैंने इन सबको देख लिया। याद रखिएगा, ऊपर वाला को पाक जल संधि बोलते हैं, नीचे वाला को पाक की खाड़ी बोलते हैं, और ईस्ट साइड वाला को क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है ना। अब भारत एक के साथ तो सीमा ये बनाती है। अब देखिए, मेरा एक द्वीप है, भारत का ही हिस्सा में आता है लक्षद्वीप, और यहाँ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है ना। तो इसको देखिए, लक्षद्वीप और एक पड़ोसी जलीय सीमा से लगा हुआ पड़ोसी देश है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। ठीक है ना। तो मालदीव जो है, लक्षद्वीप और मालदीव एक दूसरे को 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग करते हैं। कौन सा चैनल द्वारा अलग करते हैं? 8 डिग्री चैनल द्वारा लक्षद्वीप और मालदीव एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट है कि लक्षद्वीप और मालदीव एक दूसरे से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं? 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। अब देखिए, एक द्वीप समूह मेरा है अंडमान निकोबार, भारत का ही हिस्सा का ही एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर इसके देखा जाए तो यहाँ पर हम देखे थे म्यांमार का हिस्सा है, तो म्यांमार को समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो म्यांमार में एक कोको द्वीप है। कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। म्यांमार का कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। और कोको द्वीप, और नीचे में आइएगा तो उत्तरी अंडमान है। जब आपको डिटेल से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ाया जाएगा, मैं बोला कि इसका केवल इंडिया का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, तो इंट्रोडक्शन में छोटी छोटी जानकारी, सॉरी बड़े बड़े जो ऊपरी ऊपरी जानकारियां दे दी जाती है। तो ये अंडमान उत्तरी अंडमान है। ठीक है ना। ये बीच में देखिएगा तो मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, बहुत सारा अंडमान है, बहुत सारा द्वीप है। तो उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप को अलग करता है कौन सा? कोको चैनल। कौन सा अलग करता है? कोको चैनल। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि म्यांमार के कोको द्वीप और इंडिया के अंडमान में उत्तरी अंडमान को कौन अलग करता है? तो कोको चैनल अलग करता है। ठीक है ना। ये निकोबार द्वीप समूह है। ये कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का ही द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह। और नीचे में एक है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का एक सुमात्रा है द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप है। कौन सा है? सुमात्रा द्वीप है। कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। सुन, कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप है। द्वीप है। ठीक है ना। सुमात्रा द्वीप है। तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेट चैनल। किसके नाम से जानते हैं? ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो एक बार मैं रिकॉल करता हूं जो आज पढ़ाए हैं, आप लोग देखिएगा। ये भारत है, और भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि अलग करती है उसका नाम है पाक जल संधि। लेकिन इस वाला क्षेत्र में अवस्थित श्रीलंका है, श्रीलंका के पास अवस्थित है, वो पाक की खाड़ी बोलते हैं, और नीचे वाला क्षेत्र में जो अवस्थित है उसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। अब आइए, लक्षद्वीप और मालदीव, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाला चैनल कौन है? 8 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। ठीक है। लेकिन म्यांमार के कोको द्वीप, किसका? म्यांमार के कोको द्वीप और इंडियन द्वीप समूह का उत्तरी अंडमान, इंडियन द्वीप समूह का उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप को कौन अलग करता है? कोको चैनल। कौन अलग करता है? कोको चैनल। लेकिन निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप से कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। अब देखिए, अब एक ही चीज को मैंने 2 बार समझाया। देखिए, एक कंफ्यूज हो रही होगा आप लोग
यहाँ मैंने क्या बोला, जल सीमा से इसके देखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच जल है, और जो अलग कर रहा है इंडिया और श्रीलंका को, तो यहाँ मैंने नाम दिया जल संधि। लेकिन देखिए तो यहाँ है, यहाँ भी तो जल ही अलग कर रहा है, लेकिन यहाँ मैंने क्या दिया, चैनल। यहाँ देखिए तो जल ही अलग कर रहा है, लेकिन यहाँ का नाम दिया चैनल। फिर यहाँ देखिए तो जल ही अलग कर रहा है, लेकिन यहाँ नाम मैंने क्या दिया, चैनल। तो आप कंफ्यूज हो रही है कि यहाँ जल संधि और यहाँ चैनल कैसे। तो देखिए दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये भूखंड ए है, ये कौन सा है, भूखंड ए है, ठीक है ना। भूखंड, भूखंड, भूखंड का मतलब, भू का मतलब भूमि, खंड का मतलब टुकड़ा, तो ये क्या है, भूखंड है। मान लीजिए ये भूखंड है, ठीक है। और एक भूखंड है, दूसरा भूखंड है बी, दूसरा भूखंड क्या है, बी है, ठीक है ना। दूसरा भूखंड क्या है, बी है, ठीक है ना। एक भूखंड ए है और दूसरा भूखंड बी है, ठीक है ना। अब देखिए यहां मान लीजिए कि जल जो है इसके बीच, वो जल है शांत जल। शांत जल यानी कि मतलब कि अस्थाई जल, समझे। दो भूखंड है, उसके बीच एक जल है, जल है, और जल है कैसा जल है, अस्थाई जल। कैसा जल है, अस्थाई जल, ठीक है ना। तो जब अस्थाई जल रहेगा दो भूखंडों के बीच, जब अस्थाई जल रहेगा तो उसका नाम देंगे जल संधि। बात समझ में आई, उसका नाम क्या देंगे, जल संधि। जब दो भूखंडों के बीच अस्थाई जल रहेगा, अस्थाई जल यानी धारा नहीं है, अस्थाई जल जानते हैं ना, जैसे तालाब का जल अस्थाई होता है, नदी का जल धारा होता है उसमें। तो जिसके दो भूखंडों के बीच जो अस्थाई जल होता है, वहां का नाम देंगे हम उसको जल संधि देंगे। तो भारत और श्रीलंका के बीच में अस्थाई जल पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम दिए पाक जल संधि, ठीक है ना। अस्थाई जल है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है जो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए दो भूखंड है, यहाँ पर दो भूखंड है ए और बी, ठीक है ना। यहाँ पर दो भूखंड कौन कौन है, ए और बी है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो जल है, यहाँ पर जो जल है, यहाँ पर जल है वो धारा के रूप में है। देखिए यहाँ पर धारा के रूप में ऐसे ऐसे बह रहा है, ठीक है ना। पानी धारा के रूप में है, पानी किसके रूप में है, धारा के रूप में, ठीक है ना। ऐसे बह रही है, तो जब धारा के रूप में रहेगी पानी, तो उसको क्या नाम देंगे, चैनल। उसको नाम क्या देंगे, चैनल। तो बातें समझ में आ गई, दो कॉन्सेप्ट है। जब दो भूखंडों के बीच धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसका नाम देंगे चैनल, लेकिन दो भूखंडों के बीच जब अस्थाई पानी रहेगा तो उसको नाम देंगे जल संधि। यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच देखिए पानी अस्थाई है, तो इसका नाम क्या दे दिए, जल संधि। लेकिन देखिए लक्षद्वीप और मालदीव, यहाँ धारा बहता है, यहाँ धारा चलती है, तो इसका नाम दिया चैनल, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच धारा बहती है, जल धारा बहती है, तो यहाँ नाम दिया मैंने क्या चीज, इसको चैनल। फिर यहाँ भी देखिए निकोबार द्वीप समूह और ग्रेट चैनल, सॉरी यहाँ सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के, यहाँ भी धारा बहती है, तो इसका नाम दिया चैनल, ठीक है। तो ये चीज आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज को मैंने पूरा समझा डाला। अब आइए इंडियन इंट्रोडक्शन का एक लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बाय टॉपिक वाइज आपका डिटेल से भी हर टॉपिक का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अभी इंट्रोडक्शन में ही चल रहा था, तो इंडिया इंट्रोडक्शन का एक टॉपिक और चलते हैं, भारत से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। आप लोग जानते हैं कि भारत से दो रेखाएं गुजरती है, एक अक्षांश रेखा गुजरती है और एक देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है ना। तो अक्षांश और देशांतर रेखा गुजरती है, तो उसको जो इंपॉर्टेंट रेखा है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए भारत के लगभग ठीक बीचों बीच से, भारत के लगभग ठीक बीचों बीच से एक रेखा अक्षांश रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। ये वाला उत्तर बताए थे कि 0 डिग्री के अक्षांश से ऊपर वाला को उत्तर, नीचे वाला को दक्षिण बोलते हैं, और 0 डिग्री देशांतर को इधर वाला को पूर्वी देशांतर, इधर वाला को
पश्चिमी देशांतर, ठीक है ना। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को मैंने नाम दिया कर्क रेखा, ठीक है ना, यहाँ कर्क रेखा नाम दिया। 23.5 डिग्री को नॉर्थ अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा नाम क्यों दिया, इसको जानने के लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि क्यों ऐसा नाम दिए, ठीक है ना। तो चलिए अभी अभी आइए फिलहाल ये पढ़ लेते हैं कि अक्षांश रेखा जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है, भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है ना। भारत के क्या ठीक बीचों बीच से गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। जो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो सभी राज्यों को नाम देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले पूछने का आपको नाम ही याद नहीं होना चाहिए, आपका नाम पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम क्रम में याद होना चाहिए, क्योंकि भारत का कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये वाला क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड जो है बहुत पुराना हो गया, ठीक है ना। तो हो सकता है आपका पूछ ले कि पश्चिमी साइड से दूसरा, पश्चिमी साइड से तीसरा, या पूर्वी साइड से पहला राज्य कौन है जो कर्क रेखा भारत के कर्क रेखा से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है तो हम लोग कंप्लीट एक डायरेक्शन में याद करेंगे, ठीक है ना, ताकि किसी भी तरह से अगर प्रश्न कर्क रेखा से संबंधित आए तो हम उसको सोल्व कर सकें। तो देखिए कर्क रेखा गुजरती है, तो पहला कौन राज्य से पश्चिम से अगर गुजरेगा तो पहला कौन राज्य से गुजरेगा? गुजरात से। पहला कौन सा राज्य से गुजरेगा? गुजरात राज्य से। दूसरा कौन से? राजस्थान से। तीसरा देखिए मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। तो आपको याद करना है। अब देखिए पूर्व साइड से चलिएगा तो फर्स्ट में क्या होगा? मिजोरम, फिर त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद देखिए तो मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद गुजरात, ठीक है ना। तो पूरा मिलाकर के 8 राज्य हों। कितने राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है? 8 राज्यों से, ठीक है ना। तो एक बार बिना देखे हुए मैप को बोलिए, पश्चिम से बोला जाए, पश्चिम से बोलिए गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। तो लास्ट में इधर दो त्रिपुरा और मिजोरम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, ठीक है ना। तो आप लोगों का क्रम याद हो गया। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। पश्चिम साइड से कौन सा? पहला है गुजरात से गुजरेगा, दूसरा राजस्थान से गुजरेगा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, ठीक है ना। छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, ठीक है ना। उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, तो याद कर लेना है। इसी चीज को मैंने कंफ्यूज होने के लिए यहाँ थोड़ा सा गिजबिट टाइप हो गया, क्योंकि मैप बड़ा नहीं है, छोटा मैप है, थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो इसी चीज को देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा कर्क रेखा को मैंने यहाँ रखा है, ठीक है ना। जस्ट वही चीज है। तो देखिए पहला राज्य कौन है? गुजरात, दूसरा राज्य कौन है? राजस्थान, तीसरा कौन है? मध्य प्रदेश, चौथा कौन है? छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद कौन है? झारखंड, उसके बाद कौन है? पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, ठीक है ना। याद हो गया। तो ऐसे 3-3 ऑर्डर में करके भी याद कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3 को याद हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अगला 3 को याद करिए, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और 2 और याद कर लीजिए, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक बार फिर से बोलिए, पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये तो हो गया अक्षांश रेखा, लेकिन भारत के एक बीच से ठीक बीचों बीच से एक देशांतर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि देखिए ये वाला देशांतर रेखा है, लेकिन पूरब साइड में, इक्वेटर के कौन सा साइड में? पूरब साइड में, ठीक है ना। तो इसको किस नाम से जानते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जानते हैं। कौन सा जानते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सा समय से जानते हैं?
मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। तो यह जो है पूरा 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। कितनी राज्यों से होकर के गुजरता है? 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। यहाँ नहीं लिख पाए, कंफ्यूज, यहाँ गिजबिज होने के लिए, ठीक है ना, गैदरिंग होने के लिए नहीं लिख पाए, लेकिन यहाँ देखिए आपका उसी ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है ना, यहाँ इसी ऑर्डर में लिखा गया है। सबसे पहले जो ऊपर में गुजरता है अक्षांश रेखा, यहाँ पर नहीं गुजरता है, इसके बगल से गुजरता है, सॉरी, यहाँ पर ऐसे यहाँ से गुजरता है, ठीक है ना, तो इसको इस रूप में लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ी ये वाला पोर्शन से गुजरता है, नहीं ना, ये वाला पोर्शन से। देखिए सबसे ऊपर से कौन सा गुजरेगा मानक समय रेखा, जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या भारत का मानक समय रेखा से के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, ऊपर से आते हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ऊपर से ऑर्डर क्या है देखा जाए मानक समय रेखा का, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आती है, फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अगर आप ऐसे याद करना चाहते हैं कुछ ट्रिक से, तो पहले एक बार ऑर्डर देख लीजिए, उसके बाद ट्रिक को बता देंगे। जैसे ऊपर से देखिए, पहले सबसे बेटर होगा कि आपका माइंड में कॉन्सेप्ट मैप आना चाहिए, जो कभी नहीं भूलिएगा। उत्तर से सबसे पहले मानक समय उत्तर प्रदेश में गुजरेगा, ठीक है ना, उत्तर से उत्तर प्रदेश में गुजरेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ट्रिक से याद करना था, तो देखिए 5 राज्यों से होकर गुजरता ना है, यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इतना राज्यों से गुजरता है। तो देखिए 3 गो आपका इंग्लिश लेटर वाला याद रखिएगा, ठीक है ना, 3 गो इंग्लिश लेटर वाला शॉर्ट वाला याद रखिएगा, जो बोला जाता है यूपी, एमपी, एपी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। लेकिन ये ऑर्डर से याद नहीं होगा, ऐसे याद रहेगा 5 राज्यों से किन किन राज्यों से गुजरता है, और 1-2 याद रखिएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है ना। 3 लेटर वाला याद रखिएगा यूपी, एमपी और एपी, और 2 गो याद रखिएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यहाँ से भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। इतना बात कंप्लीट आप लोगों का हो गया, ठीक है ना। भारत का मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, और भारत का कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत का कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। वो कौन कौन राज्य है? 8 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। और 5 राज्य जो है जो इससे मानक समय रेखा होकर के गुजरती है, कौन कौन है 5 राज्य? यूपी है, दूसरा में आपका एमपी है, दूसरा में आपका एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इतना याद हो गया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखा गया है, उसको देखते हैं। देखिए नोट में लिखा गया है कि भारत को कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। देखिए भारत को कर्क रेखा और मानक रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती है, ठीक है ना। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती है। देखिए यहाँ आकर के दोनों एक दूसरे को काटेगी, ठीक है ना, काट रही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मिर्जापुर, प्रयागराज, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। देखिए 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा मिर्जापुर, प्रयागराज, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। लेकिन कभी कभी प्रश्न में देखिएगा तीनों सारा ऑप्शन, तीनों एक ही बार ऑप्शन नहीं, लेकिन कोई कोई प्रश्न में मिर्जापुर देगा वो भी सही है, कोई कोई में प्रयागराज देगा वो भी सही है, और कोई कोई में इलाहाबाद का नैनी देगा वो भी सही है, कोई कोई में इलाहाबाद भी देगा वो भी सही है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑप्शन ऐसे बहुत एग्जामों में देखा गया है, ये नाम बदल बदल कभी ये दे देंगे, कभी ये दे देंगे, कभी ये दे देंगे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सभी से जो पास पास है, नजदीकी अवस्थित है, तो उसको कोई भी आएगा इसमें से तो कोई भी मार सकते हैं। ऐसा नहीं रहेगा कि सभी को एक साथ दे देगा, नहीं ना, एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसे आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो आज मैंने इंडियन इंट्रोडक्शन का बता दिया कि क्या है इंडिया। इतना वीडियो, 3 वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडिया की स्थिति क्या है, कहाँ कहाँ भौगोलिक सीमा है, कैसे कैसे क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप पर मैं जानकारी दे दिया, ठीक है। अब अगली क्लास में आप लोगों का क्या होगा कि इंडिया को हम लोग बांटेंगे, ठीक है ना। 5 पार्टों में बांटा गया, भू
भौतिक विज्ञानवेत्ता जो थे वो 5 भागों में बाँटे हैं, तो अगला वीडियो में आप लोगों को इसे बताया जाएगा कि कैसे-कैसे बाँटा गया। फिर बाँट करके हर एक पार्ट को अलग-अलग से पढ़ेंगे, जैसे उत्तरी पठार, मैदान, पर्वत पठार ये सब है, फिर मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना? तो ये सब आप लोगों को अलग से पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है ना? तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और थोड़ा-सा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना? तो शेयर ज़रूर करें, इसलिए करें ताकि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँ, अंदर से मनोबल टूटे नहीं, क्योंकि आप लोग जब व्यू जाता है, लाइक जाता है, तभी अंदर से ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा और बेटर दें, थोड़ा-सा और बेटर करें, ठीक है ना? तो ये सब आप लोग देखिएगा थोड़ा-सा, ठीक है ना? और कहीं अगर क्वालिटी को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन है, चाहे कुछ डाउट आ रहा है या विज़िबल नहीं है अच्छा, तो इसके लिए के जो भी प्रॉब्लम हो रहा है साउंड को लेकर के, चाहे जो भी तरह का आप लोगों का प्रॉब्लम हो, वो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि हाँ, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना? और इंडियन इंट्रोडक्शन का मैंने ख़त्म कर दिया, तो आप लोग एक इंडिया, एक परिचय या इंडियन इंट्रोडक्शन का जो भी प्रश्न है, जैसे यूपीएससी ने आज तक पूछा है, चाहे बीपीएससी ने पूछा है, चाहे आपका एसआई ने पूछा है, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस ने पूछा है, रेलवे ने पूछा है, कहीं से पूछा है उसका प्रश्न आप सोल्व 3 वीडियो देखे हुए हैं, तो देख करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको ऐसा, मेरा ऐसा उम्मीद है 90% से एबव क्वेश्चन आपको सोल्व होगा, ठीक है ना? ऐसा वादा करते हैं, ठीक है? 90% से एबव क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।